मैंने जैसे ही मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लग गई, जबकि मेरी उम्र इस वक्त बहुत कम थी और मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब्बा की भी ख्वाहिश थी कि बेटे के साथ साथ बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने नानी की बातों में आकर अब्बा को भी ये पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था कि लड़की जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही माँ बाप के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी और कौन सा हमारे ख़ानदान में लड़कियों को नौकरी करने की इजाज़त है जो ये आला तालीम लेकर नौकरी कर लेगी। फिर अब्बा अगर कहते कि मैं इन ख़ानदानी रवाजों का पाबंद नहीं हूँ, मेरी बेटी अगर अपने पैरों पर खड़े होने चाहेगी तो मैं इसे कभी नहीं रोकूंगा। फिर अम्मा आगे जाकर ससुराल की मिसालें देने लग जाती कि हमने कौन सा सारी ज़िंदगी घर में बिठा कर रखना है, आखिरकार तो शादी ही कर देनी है ना। तब अगर ससुराल वालों ने पाबंदियाँ आयद कर दी तो आपका ये पढ़ाना लिखाना किस काम का, खामखा में बच्चे की उम्र निकल जाएगी। फिर कोई बेजोड़ रिश्ता ही मिलेगा जिसके साथ सारी ज़िंदगी ज़बरदस्ती का निभा करना पड़ेगा। यूँ ज़िंदगी बर्बाद करने से तो बेहतर है कि वक्त और जवानी रहते बेटी का अच्छी जगह रिश्ता कर ले, जहाँ जाकर अपने शौहर की कमाई पर राज करे, बजाय इसके कि इनको कमा कर खिलाती रहे। और यूँ अम्मा अपनी दलीलों में जीतती और मैं अब्बा समेत उनके आगे हार गए। अब्बा ने अम्मा की बात मानते हुए उन्हें मेरा रिश्ता करने की इजाज़त दे दी और अम्मा ने नानी को इस बात की इत्तला दी तो नानी ने फिर ख़ानदान भर के कंवारे लड़कों के घरों का चक्कर लगाकर मेरी बात चलाना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझ लिया। कम उम्र के साथ साथ अच्छी खासी खूबसूरत तो मैं पहले से थी। यूँ फिर हमारे घर आए दिन कोई ना कोई ख़ानदान की आंटी मुंह उठाकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ जाती थी, जो अम्मा को तो किसी लिहाज से इनकार के लायक न लगता था। हर बार ही हर रिश्ते के लिए मेरी माँ हामी भरने को तैयार बैठी रहती, लेकिन अब्बा ने फिर सख्ती का मुजाहरा करते हुए कहा कि पढ़ाई के मामले में मैंने आप लोगों की मानी है, लेकिन रिश्ते के मामले में हरगिज़ कोई जल्दबाजी का फैसला मैं नहीं होने दूंगा। लड़का जब तक मुझे और मेरी बेटी को पसंद नहीं आएगा और हर लिहाज से काबिल होगा तभी जाकर हम रिश्ता पक्का करेंगे, जिसके लिए अब्बा की कुछ शराइत थी कि लड़का बरसरे रोज़गार होना लाजमी है और सुलझे हुए कदर करने वाले लोग हों, ना कि बहू को ब्याह कर नौकरानी समझने वाले। फिर अम्मा ने रिश्ता करने से अपने हाथ ऊपर उठा लिया और अब्बा को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी कि खुद ही ऐसा खूबियों वाला लड़का ढूंढ लें, क्योंकि अम्मा को अब डर था कि अगर रिश्ता करने में ज़रा बराबर भी चूक हो गई तो अब्बा उन्हें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि अम्मा सीधा सीधा नानी की बातों में आई थी और अब अपनी और अपनी माँ की जान छुड़ाना चाहती थी। कहीं कोई इल्ज़ाम माँ बेटी पर ना आ जाए। और इस तरह मेरी जान कुछ वक्त के लिए इन रिश्ते वाली आंटियों से छूट गई, जो रोज़ रोज़ आकर मुझे किसी दुकान में बिकने वाली चीज़ की तरह परख परख कर देखती थी। पढ़ाई तो मेरी छूट चुकी थी, लेकिन फिर घर में रहकर भी सुकून नहीं मिला था। जब जाकर मिल ही गया। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और अब वो अपना कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था, जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वो दूर रहने लगा तो अब्बा और अम्मा काफ़ी उदास हुए थे, लेकिन मैंने शुक्र अदा किया था कि मेरी शादी की बात टल चुकी थी और मैं अपने वालिदैन के साथ कम से कम इतना वक्त तो रह सकती थी जब तक भाई वापस आ जाते और हमारे घर का अकेलापन ख़त्म होता। इस दौरान मैंने अब्बा का बहुत ख्याल रखा था और अम्मा के साथ घर के काम करने लगी थी, ताकि अगर मैं पढ़ नहीं सकी तो घर के काम में कुछ सुगड़पन ही सीख जाऊं। और यूँ फिर तमाम काम मैंने संभाल लिए थे। अम्मा को भी कुछ राहत मिली तो उन्हें अब्बा का फैसला ठीक लगा। अब तो अम्मा हर वक्त मेरे गुण गाती न थकती थी और मैं उन्हें देख देख के खुश होती। इन्हीं दिनों अब्बा का एक दोस्त जो कि अपनी तमाम फैमिली के साथ दुबई में रहता था, वो पाकिस्तान आया था। शायद इनको अपने बच्चों के रिश्ते करने थे, इसलिए वो किसी अच्छी फैमिली की तलाश में थे। अब्बा को इनका लड़का काफ़ी अच्छा मालूम हुआ। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता इन लोगों के साथ हो जाए। अब्बा ने अम्मा से मशवरा किया तो इस बार अम्मा ने इनकार कर दिया कि कुछ भी हो जाए अपनी बेटी दूसरे मुल्क नहीं ब्याहूंगी, कि एक ही तो हमारी बेटी है, वो भी दुख सुख में अगर दूर रही तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। लेकिन अब्बा ने फिर भी इन लोगों को एक बार दावत पर घर बुलाया। रिश्ते की बात तो अभी नहीं करनी थी, लेकिन अब्बा चाहते थे कि एक बार अम्मा और मैं इन लोगों से मिलकर देखें। अगर फिर राज़ी हुई तो बात बढ़ाएंगे और मर्जी न हुई तो छोड़ देंगे। दावत से 2 रोज़ कबल ही अब्बा ने हमें तैयारियां करने का कह दिया। तब मैंने सारे घर की सफाई सुथराई और सेटिंग कर दी थी और खाने की तरतीब बना ली कि दावत में क्या क्या पकाना था, जिसमें अब तक मैं काफ़ी माहिर हो चुकी थी। अम्मा की ही सिखाई हुई सारी तरकीबें थी, जिनकी मैंने मज़ीद सजावट के साथ पेश करने की कोशिश की। और फिर इस रोज़ सुबह ही अम्मा ने मेरे पास आकर कहा कि घर और खानों के अलावा ख़ुद पर भी थोड़ी तवज्जो कर लो, जिससे मैं समझ चुकी थी कि अम्मा मेरा रिश्ता करने के लिए अपना दिल बना चुकी थी। दोपहर में इन लोगों ने हमारे घर आना था और सारे खाने हम माँ बेटी ने मिलकर पकाए थे। फिर कोई 15 मिनट का वक्त बचा था जिसमें मैंने खुद पर थोड़ी तवज्जो दी
और नहाकर अच्छा जोड़ा पहना था। तब वो लोग आ चुके थे और अम्मा बाबा उनके साथ मिल चुके थे। खाने का वक्त हो रहा था तो अम्मा ने मुझे बुलाकर मेज़ पर खाना सजाने का कहा था। मैं इनसे सलाम दुआ के बाद खाना रखना शुरू किया, जो कि बहुत तरतीब और सलीके से था। फिर हम सब ने इकट्ठे खाना ख़त्म किया तो अम्मा या अब्बा के कहने से पहले ही आंटी और अंकल ने उनकी दिल की बात कर दी। वो मुझे पसंद कर चुके थे और अपनी बहू बनाना चाहते थे। रिश्ते की बात इन लोगों ने इसी रोज़ की थी और मेरे वालिदैन को इस बात की बहुत खुशी हुई। अम्मा और अब्बा दोनों ने ही खुश दिली से हामी भर ली। लड़के को क्योंकि मैं खुद भी देख चुकी थी और मुझे अच्छा भी लगा था तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। वो काफ़ी अच्छे और खाते पीते लोग थे। चंद दिन बाद आंटी जी ने आकर मुझे अंगूठी पहनाई थी और बहुत सारे तोहफे दिए थे। ये मेरा रिश्ता एक अच्छे घर में हो गया। शादी के लिए इन लोगों को काफ़ी जल्दी थी क्योंकि अंकल अपना कारोबार छोड़ कर आए थे। उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना था, लेकिन मेरे वालिदैन अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे। बाबा का कहना था कि मुझे बेटी के जहेज़ बनाना है, जिसके लिए कुछ वक्त चाहिए। इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे वालिदैन इस बात पर ना माने थे कि अपनी तरफ से दिल की मुराद पूरी करेंगे। बेटी को बिना जहेज़ के नहीं ब्याहेंगे। वो लोग इस शर्त पर माने थे कि अभी निकाह कर लेते हैं, जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए तो फिर रुखसती की रस्म करेंगे, क्योंकि अब उन्हें वापस जाना था। ये बात सबको ही ठीक लगी, इसलिए हमारे निकाह का दिन तय हुआ था। अम्मा और अब्बा ने निकाह के लिए एक छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ ख़ानदान के लोग बुलाए गए। इस रिश्ते होने से पहले ही ख़ानदान वालों की तरफ से कई रिश्ते भेजे गए थे। मेरी अम्मा की गलती कि किसी को भी सीधा इनकार नहीं करती थी कि शायद कहीं रिश्ता तय हो भी जाए तो शायद वो लोग अभी तक अब्बा के जवाब के इंतज़ार में थे, जिस वजह से मेरे इस रिश्ते का सुनकर ख़ानदान वाले नाराज़ हो गए थे। हम आश्रय में थे और बेटी को कहीं और ही ब्याह रहे हो। मामला बिगड़ता ही जा रहा था। अब्बा चाहते थे कि ये सारी खबरें उनकी दोस्त तक न पहुँचे और ख़ानदान वाले थे कि हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश में लगे थे। निकाह के दिन करीब आ रहे थे और मेरी अम्मा और नानी की हुई बातें हमारे लिए गले का तोक बनती जा रही थी। न जाने अम्मा को क्या डर था कि इतने लोगों को आश्रय में रखा था, जिसके लिए वो वक्तन फ़वक्तन अब्बा को राज़ी करने की कोशिश में भी लगी रहती थी। मेरी एक फुप्पो तो काफ़ी नाराज़ हो चुकी थी कि मुझे अपने बेटे के लिए यही लड़की चाहिए। वो तो झगड़े और धमकियों तक आ पहुँची थी। अम्मा ने शायद उनको भी आश्रय में रखा था, जबकि वो अब्बा की बहन थी, लेकिन अब्बा को इनका लड़का पसंद नहीं था, जो मेरे काबिल था भी या नहीं। इसी बात को देखते अब्बा ने फिर वो निकाह की दावत भी कैंसिल कर दी थी। हमारा निकाह सिर्फ दोनों घरों के अफराद की मौजूदगी में हुआ था और मैं शरई और कानूनी तौर पर अब उनकी अमानत बन चुकी थी। इस निकाह में मैं और मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए थे और अंकल और उनकी फैमिली भी खुश थे। 2 रोज़ बाद इन लोगों की दुबई वापसी रवानगी थी। इन 2 दिनों में मेरे शौहर ने मेरे साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारा। हम दोनों साथ घूमने गए थे। उन्होंने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन हमारे दरमियान अब भी एक फासला था। इस रोज़ हम शाम तक इकट्ठे थे। जब वो शाम में मुझे घर छोड़ने आए थे, तब ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी वही पुप्पो अम्मा के साथ मेरे घर बैठी थी। उन्हें देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया था कि पिछले दिनों उन्होंने ही मेरे निकाह की तकरीब में इतनी मुश्किलें पैदा की थी और 2 ही दिन हुए थे कि वो हमारी खुशियों में शरीक होने आ गई थी, लेकिन मेरे शोहर साथ थे और इन लोगों से हमने ख़ानदान वालों की सारी नाराज़गी और झगड़े की बात छुपाई थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो बार बार पूछने लगे थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पाई थी कि उनको दुबई जाते जाते कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो हमारी शादी से खुश थे और मैं उन्हें खुशी देखना चाहती थी। पुप्पो की नज़र जैसे ही हम दोनों पर पड़ी थी, वो भागकर हमारे करीब आईं और मेरी बलाएं उतारने लग गईं। मेरे शोहर भी झुककर उनसे मिले और दुआएं लेने लगे थे। पुप्पो भी बड़ी नाटकबाज थी। मेरे शोहर के सर पर दोनों हाथ रखकर दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी थी, जैसे हमारी इतनी बड़ी खैर ख्वाह हो। फिर मुझे गले लगाकर रो पड़ी थी कि अफसोस है तुम्हारे निकाह में शरीक न हो सकी। इस बात का बड़ा दुख है, बस अपने बेटे की वजह से मजबूर हो गई थी। इसने नाराज़गी में मुझे रोक लिया था। फुप्पो ने ये सब मेरे शोहर के सामने कह दिया, जबकि हमने उनसे ये बात छुपाई हुई थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ रहा था और मेरे शोहर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगे थे, लेकिन मेरी खामोशी देखकर फिर वो पुप्पो की तरफ पलटे थे कि पुप्पो जी, आप अपने बेटे की वजह से हमारे निकाह में शरीक नहीं हुई। ये बात मुझे समझ नहीं आई तो पुप्पो जैसे फट पड़ी थी और बोलने लगी, अरे बेटा, अब क्या फ़ायदा इन बातों का। दरअसल मेरी ये भतीजी है ना, इसकी अम्मा ने इसका रिश्ता पहले मेरे बेटे के साथ करने का वादा किया था, लेकिन फिर बीच में आप लोग दुबई से आ गए तो आपका पैसा और दबदबा देखकर इन लोगों ने रिश्ता आपके साथ कर दिया। पुप्पो की ये बात सुनकर मेरे शोहर का मूड बहुत ख़राब हो गया था और वो बिना कुछ कहे चले गए थे
और इनको जाता देखकर मेरी पुप्पो भी रवाना हो गई। मैं अंदर आकर अम्मा से झगड़ने लगी थी कि आपने फिर से पुप्पो को क्यों घर बुला लिया, अब देख ले वो मेरे शौहर से क्या क्या कह गई हैं। तो अम्मा ने बताया वो खुद ही आ गई थी और तुम्हारे अब्बा से माफ़ी मांग ली थी। अब मैं क्या कर सकती थी। अब हम लोग परेशान हो गए कि मेरे ससुराल वाले पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हमारी किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और कल का ही दिन था जब इन लोगों की दुबई के लिए फ़्लाइट थी। मैं, अम्मा और बाबा रात को ही इनके घर गए थे और पुप्पो के रवैये और बेबुनियाद बातों की माफ़ी मांगी थी। मेरे सास ससुर को इनकी बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे शौहर का मूड अब भी ख़राब था। वो पुप्पो की बात को सच समझ बैठे थे। मैंने फिर देर तक बैठकर उनका दिल जीतने की कोशिश की, तब जाकर उनके दिल से वो बोझ उतरा। कोई रात 2 बजे हम घर वापस लौटे थे और अगले दिन शाम को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने फिर वापस गए। अब की बार शौहर को जाता देखकर मेरा दिल बहुत उदास हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया था कि जल्द ही रुखसती के लिए वो लोग लौट आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। इस दिन अचानक फिर मौसम ख़राब हुआ था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मेरा दिल बेमौसम बारिश देखकर घबराने लगा, लेकिन मेरे शौहर ने कहा था कि ये हल्की सी बारिश कोई बड़ी बात नहीं। और फिर वो लोग जब जहाज़ में बैठ चुके तो हम अपने घर वापस आ गए। इन दिनों मेरे निकाह में शिरकत के लिए मेरा भाई भी छुट्टियों पर आया हुआ था। एक ही हफ्ते में ये सब कुछ हो गया, मेरा रिश्ता, निकाह और फिर शौहर का चले जाना। मैंने बहुत सारी खुशी के साथ अब उनकी जुदाई का दुख भी झेला था। ये कुदरत का कैसा कानून है कि निकाह हो जाने के बाद हर रिश्ते से बढ़कर अपना शौहर लगता था। आज फिर रात देर से हम घर लौटे थे और आते ही नींद आ गई थी। अगले दिन मैं ही सुबह सबसे देर से जागी थी, क्योंकि पिछले दिनों सबका ख्याल रखते रखते मैं काफ़ी थक चुकी थी। दिन के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे से निकलकर लाउंज तक आई तो घर में सबके ही चेहरे परेशान नजर आए। मैंने बिना देर किए अम्मा से परेशानी का सबब पूछा, लेकिन सभी खामोशी से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैंने पहले अम्मा से इशारतन पूछा, लेकिन गहरी खामोशी के बाद अब्बा से पूछने लगी। अब्बा ने भी कुछ ना बताया तो भाई को दोनों कंधों से पकड़कर मैं झंझोड़ने लगी कि आखिर क्या हुआ है, मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा। तो भाई ने जब मुंह खोला तो मेरे ज़मीन आसमान हिल गए। उसने बोला, तुम्हारे ससुराल वाले जिस जहाज़ में दुबई वापस जा रहे थे वो जहाज़ हादसे का शिकार हुआ है और अभी किसी की भी खैरियत की कोई खबर नहीं मिली। मैंने भाई को धक्का देते हुए कहा कि ये झूठ है, मैं नहीं मान सकती इस बात को। और मैं फिर धड़म से गिरी थी। दिल में तूफान चल रहा था और आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे। मैं बिल्कुल बदहवास हो गई। कुछ भी समझने की मुझे कोई सुध-बुध न रही थी, लेकिन किस्मत का लिखा तो होकर ही रहना था। मेरे 1000 बार ना चाहने से भी क्या होना था। शाम को हमें खबर मिली थी कि इस जहाज़ से जिंदा कोई नहीं बच सका और यूं मैं 1 हफ्ते की दुल्हन बनकर बेवा हो चुकी थी। मेरी पुप्पो की बद्दुआएं मेरी खुशियों को खा गई थीं और मैं एक जिंदा लाश की मानंद बस सांस ले रही थी। जोक दर जो लोग अफसोस के लिए आने लगे, सबको ही मेरी ऐसी बर्बादी देखकर शदीद दुख था, लेकिन मुझ पर जो क़यामत गुजर रही थी वो मेरे सिवा कौन समझ सकता था। ऐसे में वो पुप्पो भी दिल को जलाने हर रोज़ ही आ जाती थी और धाड़े मार मार कर ऐसे बयान करती थी जैसे मेरे शौहर के चले जाने का सबसे ज़्यादा दुख उनको ही मिला था। कभी रोते वक्त मेरे शौहर के वस बयान करती तो कभी उसकी खूबियाँ गिनवाती, जो सुनकर मेरा दिल मज़ीद फटने लगता और मैं खून की आंसू रोती, जो देखकर शायद उनके कलेजे में ठंड उतरती और फिर वो चली जाती। मेरी इद्दत पूरी होने तक ऐसा एक भी दिन न गुजरा था जब मेरी पुप्पो ने घर आकर ऐसे ड्रामे न किए हों, लेकिन वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। 2-3 माह में ही मैंने भी अपना दर्द दबाना सीख लिया। जितना भी गम था दिल में ही था। मैंने ज़माने के आगे आंसू बहाना छोड़ दिए थे। इस तरह मेरे माँ बाप को भी कुछ तसल्ली हुई थी कि बेटी ने खुद को संभाल लिया है। और जैसे ही फिर मेरी इद्दत पूरी हुई, पुप्पो ने फिर से हमारे घर अपने कदम जमाने शुरू किए। वो मुझे अपने हाथ से चीज़ें बना बना कर खिलाती तो कभी कुछ लेकर चली आती। पुप्पो ने अपना रंग खूब बदला था, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा भी उसके झांसे में आकर उसे अच्छी बहन समझने लगे थे। लेकिन मेरे दिल में अभी तक वो जख्म ताज़ा था जो इस दिन पुप्पो के अल्फाज से लगे थे, जब मेरे शौहर के सामने उन्होंने मुझे अपने बेटे की मंगेतर बताया था। मैं दुनिया में अपनी सबसे बड़ी दुश्मन इसी पुप्पो को मानती थी, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ था वो तो किस्मत का किया हुआ था, इसलिए कुछ भी बोलने से मजबूर थी। मुझे बेवा हुए 6 माह ही गुजरे थे और मेरे दिल से अभी तक पहले शौहर की याद नहीं उतरी थी, जब पुप्पो ने एक बार फिर मेरा हाथ अपने उसी बेटे के लिए मांग लिया जो शायद अब तक मेरा ही मुंतज़िर था। और अब तक इन 6 माह में वो मेरे वालदैन को भी पूरे एतमाद में ले चुकी थी कि उनका बेटा बहुत ही काबिल इंसान है। इस बार अम्मा के साथ साथ अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था और मुझे इन दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोलने का कहा था।
मैं अभी पिछले गम से निकल नहीं पाई थी, लेकिन मेरी इस हालत पर किसी को रहम नहीं आया था। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वालिदैन ने उनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैं बहुत रोई, एहतजाज भी किया, लेकिन इस बार मेरे माँ बाप मेरी किस्मत से डर गए थे कि कहीं फिर से पुप्पो की बद्दुआ का निशाना न बन जाऊं, इसलिए उन्हीं को रिश्ता दे दिया। 6 माह बहुत कम वक्त था किसी को भुलाने के लिए, इसीलिए शादी करने के लिए मैंने कम से कम 1 साल का वक्त मांगा था, जिस पर मुझे 6 माह मज़ीद दे दिए गए, जो भी शायद पहले शोहर को भुलाने के लिए नाकाफ़ी थे, क्योंकि दिल में उतरने वाला पहला शख्स इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। पुप्पो को अभी रिश्ते की हाँ ही हुई थी कि मैंने कोई भी रस्म 1 साल से पहले करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो मुझे बहुरानी बुलाते न थकती थी, जो मुझे जहर लगता था। लेकिन मैं वक्त और हालात के आगे मजबूर हो चुकी थी, इसलिए चुप का दामन पकड़ लिया था। पुप्पो मेरे लिए रंग बिरंगे जोड़े, चूड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ लेकर आ जाती थी, ताकि मैं अपना ये फीका रूप बदल सकूं। लेकिन मैंने बेवाओं की तरह खुद को हर रंग से दूर कर दिया था। कितना जालिम है ना ये ज़माना, जिसने खुशियाँ तो खा ली थी, लेकिन मेरा दुख भी मुझे मनाने न दिया था। मेरा जी चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में अब इसके बाद कोई भी ना आए। जिसकी मैं पहली दुल्हन बनी थी, उसकी बेवा बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मुझे हर मर्द ज़ात से खौफ आने लगा था, लेकिन मेरा पुप्पो ज़ात अब हमारे घर तक आने लगा था। मुझे उससे वहशत होने लगती थी, लेकिन वो मुझे दीवानगी की हद तक चाहता था। अम्मा भी अब दामाद मानकर उसकी खातिर तवाज़ो करने लगी और कभी उसके घर चले आने पर कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया था। लेकिन मैं उसे आता देखकर घर के कोनों में छुपने की कोशिश करती तो कभी छत पर चली जाती थी। उसकी नज़रों को हर वक्त सिर्फ मेरी ही तलाश लगी होती, जो मैं खूब समझ चुकी थी। एक दिन उसको दरवाजे से आता देखकर मैं छत पर चली आई और अम्मा अपने कमरे में थी, तो वो भी मेरे पीछे छत पर चला आया था। मैं उसको देखकर डर गई थी और भड़क गई थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई अकेले में मेरे पीछे आने की। लेकिन उसकी नज़र में अब वो इस बात का हक रखता था कि मुझे अपने दिल की बात बता सके, और मेरे घर वालों को इसके आने जाने से कोई एतराज़ न था। वो चाहते थे कि मैं इसकी तरफ अपना नज़रिया बदलूं और पुरानी बातों को दिल से निकाल फेंकूं, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में कहाँ होती हैं। वो फैसला भी मेरे वालिदैन का ही था और ये भी उन्होंने ही किया था। लेकिन मेरे पुराने शोहर में कई ऐसी खूबियाँ थीं जिनकी बुनियाद पर उसने मेरे दिल में जगह बनाई थी। वो जगह अब भी जूं की तू मौजूद थी। मेरा पुप्पो ज़ाद आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसकी नज़रों में कदरे नाराज़गी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि आखिर मेरा क्या गुनाह है जिसकी सज़ा तुम मुझे यूं दूर दूर भाग कर देती हो। क्या किसी को पसंद करना और उसे हासिल करने की ख्वाहिश करना कोई गुनाह होता है? अगर ऐसा ही है तो मुझसे ज़्यादा गुनहगार तो तुम हुई ना, क्योंकि तुमने भी तो किसी को चाहा था और हासिल भी कर लिया था, पर कुदरत को ऐसा होना मंजूर नहीं था और इसको ज़िंदगी ने इतना मौका न दिया। लेकिन मैं तो तब से तुम्हें चाहता हूँ जब इसका कोई नामो निशान भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं था। फिर इसके आ जाने के बाद तुमने मुझे ठुकराया था, तो तब भी मैंने सब्र ही किया था। तुम्हारे माँ बाप ने भी बिना जाने बिना परखे ही मुझे नापसंद कर लिया। मैंने तब भी सब्र किया और आखिर मेरे नसीब में वो दिन आए जब तुमको मेरे नाम किया गया। लेकिन अब भी तुम दूर दूर रहना चाहती हो। मैं मज़ीद कुछ नहीं मांगता, शादी जब भी तुम चाहोगी तब होगी, लेकिन 2 पल बात करने का हक तो मैं रखता हूँ ना। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से पुराने सारे दुख दर्द मिटाना चाहता हूँ, लेकिन तुम एक बार मुझे मौका ही नहीं देती। कम से कम मुझे आजमा ही लो कि मैं खड़ा हूँ या खोटा। तुम इतनी बेकदर तो मत बनो कि किसी इंसान के जज्बात का ही एहसास न कर सको। याद रखना, अगर तुमने मेरे जज्बात, मेरे एहसासात को फिर से ठुकराया तो अब की बार कुदरत तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। मेरी मोहब्बत की सच्चाई का इतना भी इम्तिहान मत लो कि कुदरत की किताब में तुम्हें पत्थर दिल लिख दिया जाए। और वो अपनी तरफ से मोहब्बत साबित करने की कोशिश में बोलता ही चला जा रहा था, और मैं सचमुच में एक पत्थर, एक बुत बनी उसकी बातें बिना कुछ बोले सुनती जा रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल को झंझोड़ रहा था, लेकिन जुबान में हिलने की सकत नहीं थी। वो सब कुछ बोलकर जाने लगा, लेकिन मुझ पर जैसे वो अल्फाज बिजलियाँ बन कर गिरे थे। क्या सच में मैं दूसरों को रहम दिली का सबक पढ़ाते पढ़ाते खुद इतनी बेरहम हो गई थी कि कोई मेरे सामने मोहब्बत की भीख के लिए झोली फैलाए खड़ा था और मैं उससे खैरात तक देने के लिए तैयार न थी। मुझे लगा शायद इसकी मोहब्बत इस कदर सच्ची थी कि कुदरत ने एक बार फिर मुझे लाकर इसके सामने पेश कर दिया था। मेरे निकाह का फैसला गलत साबित हुआ था और उसकी वजह से मेरे पहले शौहर की ज़िंदगी कुर्बान हुई थी। वो अपनी बात कहकर जा चुका था। मैंने उसे रोकना चाहा था कि रुक जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास नहीं हुआ था, वरना मैं इतनी पत्थर दिल कभी ना बनती। लेकिन वो कब का जा चुका था और मैं वहीं बैठकर बिन मौसम बरसात की तरह आंसू बहाने लगी। न जाने उसकी बातों में इतनी शिद्दत क्यों थी
जिसने मेरे दिल को मजबूर करके रख दिया। मैंने तो दिल के हर दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया था, लेकिन आज इसकी दस्तक न जाने कैसे दिल की गहराइयों तक पहुंची थी और मैं अपनी इतनी बेरुखी पर शर्मसार थी। मैं भागकर सीढ़ियों से उतरने लगी कि उसको रोक सकूं, लेकिन वो इतनी जल्दी में चला गया कि मुझे मौका ना मिला और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में मेरा पैर फिसल गया था। मैं बुरी तरह से सीढ़ियों पर से फिसली थी और एक के बाद एक करके नीचे तक आ गिरी थी। सर पर चोट लगने के बायस मैं नीम बेहोशी की हालत में थी जब अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी। अम्मा ने जल्दी से मुझे उठाया, लेकिन ना उठा सकी और बाहर जाकर मेरी फुफ्फो ज़ात को बुला कर लाई थी, जो अभी तक गली में ही पहुंचा था। वो मेरे गिरने की खबर सुनकर भागता हुआ आया और मुझे उठाकर कमरे में पहुंचाया। अम्मा ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे तो मैं होश में आई थी। उसे अपने करीब बैठा देखकर मैं परेशान सी हो गई और उठने लगी थी तो उसने मुझे आराम से लेटे रहने का कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे माथे पर लगी चोट पर पट्टी करने लगा था। फिर इसके अगले चंद रोज़ तक इसने मेरा खूब ख्याल रखा। हर रोज़ ही खैरियत पूछने आता और मेरे लिए फल वगैरह लाता, जो अपनी निगरानी में मुझे खिलाता और ख्याल रखता। मुझे भी अब उसकी तवज्जो अच्छी लगने लगी थी। अब मैं उससे खुलकर बातचीत कर लिया करती थी। फिर यूं ही हमारे दरमियान दोस्ताना बढ़ा था और मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन हो चुका था। इन सारे मामलात के दौरान 1 साल पूरा होने को आया था और हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। क्योंकि अब मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था तो सबने ही खुशी खुशी शादी की तैयारियां करना शुरू की थी। मेरे पुप्पो ज़ाद, जो पहले फारिग ही रहता था, मेरे साथ रिश्ता जुड़ने पर उसने एक जगह अच्छी पोस्ट पर नौकरी करना शुरू कर दी, जिससे मेरे बाबा का भरोसा भी इस पर बना था कि वो एक जिम्मेदार शौहर साबित होगा। और इस तरह तमाम ख़ानदान वालों की रजामंदी के साथ खुशियाँ मनाते हुए हमारी शादी हो गई थी। पुप्पो की शख्सियत मेरे लिए हमेशा ही नापसंदीदा रही, लेकिन शौहर की खातिर मैंने सब्र से काम लिया था और ससुराल में उनके साथ अच्छे सलूक से रहने लगी। वो वक्तन फ़वक्तन अपनी असलियत पर आ ही जाती थी, लेकिन मैंने हमेशा चुप से ही काम लिया, जो मेरी आदत मेरे शौहर को बहुत भाई थी कि मैं सब्र करने वाली बीवी बनी थी। वहाँ पहुँचकर मैंने नोट किया था कि पुप्पो की सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि अपने बेटे से भी ज़्यादा ना बनी थी। और मेरी शादी के बाद तो शौहर की भी मेरे साथ मोहब्बत देखकर वो मज़ीद बदज़न हो गई थी। बात बढ़ते बढ़ते अभी 6-7 माह के अंदर ही अंदर उन्होंने हमें अलग घर लेकर रहने का कहा था। मेरे शौहर न जाने किस बात पर माँ से इतना डरते थे और फिर हमने किराए के मकान में मुंतकिल होकर उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। अलग घर में मैं बहुत पुरसुकून थी। सिर्फ मैं और मेरा शौहर थे। वो सुबह ऑफिस जाते और मैं घर के काम करके बस आराम ही करती। कभी अम्मी के घर भी चली जाया करती थी तो ये देखकर दिल खुश होता कि अब मेरे वालदैन मेरी ज़िंदगी फिर से आबाद देखकर कितने मुतमईन थे। और अब अम्मा और अब्बा को भाई की शादी की फिक्र लगी थी कि बेटी के बाद जो खला पैदा हुआ था वो बहू ने ही आकर पूरा करना था। अम्मा ने मुझे कुछ लड़कियों के बारे में बताया था, लेकिन इस दिन शाम हो गई। मैंने ये मामला दूसरे दिन पर छोड़ा क्योंकि मुझे शाम होने से पहले घर लौटना था। घर पे ताला लगा कर आई थी और शौहर का मामूल था कि ऑफिस से आते ही सबसे पहले गुस्ल करते थे। जब मैं वजह पूछती तो कहते दिल मुतमईन नहीं होता, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है तो डरता हूँ कोई साया वगैरह न पड़ गया हो। फिर मुझे चिढ़ाते कि घर में एक खूबसूरत बीवी है तो ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई साया मेरे ज़रिए तुम तक ना पहुंच जाए। उनकी इस बात पर मैं हंस दिया करती थी, लेकिन फिर एहसास होता कि कितनी मोहब्बत वो मुझसे करते हैं। मैं घर पहुंची तो शौहर भी उसी वक्त ही आए थे। वो आते ही गुस्ल खाने में घुस गए थे और मैं किचन में चाय बनाने चली गई थी। चाय पीकर उन्होंने बाहर चलने की ऑफ़र की, लेकिन मैं अम्मी के घर से थक कर आई थी। बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। उन्होंने फिर मिन्नत करके मुझे मनाया था कि घूम फिर कर खूब इंजॉय करेंगे, तो मैं उनका दिल रखते हुए मान गई थी। लेकिन घर से निकलकर अभी गाड़ी तक ही पहुंचे थे कि मुझे चक्कर आ गया। मैं लड़खड़ाने लगी तो शौहर ने संभाल लिया। उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा और कुछ दिनों से थके थके रहने का बताकर थोड़ी कमज़ोरी बताई थी। वो तो पहले ही मुझ पर जान छिड़कते थे, भला कैसे बर्दाश्त करते। हमारे घूमने का प्लान कैंसिल हुआ था और गाड़ी सीधी हॉस्पिटल की तरफ चली गई। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मेरी एक नहीं मानी थी और मेरा ठीक से चेकअप करवाया था। कुछ टेस्ट हुए थे जिनका रिजल्ट 10-15 मिनट में ही आना था। जब तक वो मुझे ज़बरदस्ती जूस और चीज़ें खिलाने पिलाने लगे थे और इतनी केयर करते थे कि कभी कभी मैं तंग हो जाती थी। लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स का रिजल्ट आया तो वो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी और रिपोर्ट्स को चूम रहे थे। फिर डॉक्टर से मेडिसिन लेकर हम घर पहुँचे थे तो शौहर ने मुझे कोई भी काम करने से सख्ती से मना कर दिया और बोले कि कल ऑफिस के बाद खुद कोई मुलाजमा रख लेंगे। रात देर हम दोनों खुशी के मारे जागते रहे थे और फिर सुबह उन्होंने मुझे नाश्ता तक न बनाने दिया। फल फ्रूट से फ्रिज भर दिया था कि पूरा दिन ये खाकर ख़त्म करने हैं
اور خود خالی پیٹ آفس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھوکے پیٹ وہ کیسے کام کریں گے، اس لیے میں نے ان کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا اور خود آفس ان کے لیے کھانا لے کر چلی تھی۔ ان کا آفس مجھے پتا تھا کہ کہاں پر ہے، اور راستے میں سچ میں ہی ایک قبرستان آتا تھا۔ میں کیونکہ اب حاملہ بھی تھی اس لیے قبرستان کے راستے سے ذرا سنبھل کر چل رہی تھی، لیکن یہ پھر دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی تھی کہ میرا شوہر اسی قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مٹی ہٹا کر جیب سے کوئی چیز نکالی اور قبر میں دبا دی تھی۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر دھک رہ گیا۔ پھر میرا شوہر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو میں اسی قبر کے پاس ڈرتے ڈرتے پہنچی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ مٹی ہٹا کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس نے مٹی میں ایک انگوٹھی دبائی تھی۔ وہ انگوٹھی قبر سے نکال کر میں اپنے ساتھ گھر لے کر آئی، لیکن میرا تجسس تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آخر میرے شوہر نے ایسا عمل کیوں کیا؟ شام کو وہ گھر واپس آئے تو میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ضرور میرے دل میں کوئی بات ہے۔ انہوں نے جب بہت زور دے کر پوچھا تو میں نے پھر سارا معاملہ بتایا تھا کہ کیسے میں ان کو اس قبر کے پاس دیکھ چکی ہوں۔ پہلے تو انہوں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے نہ ماننے پر پھر بتایا تھا کہ وہ قبر میرے پہلے شوہر کی تھی، جس کی موت جہاز حادثے میں ہونے کے بعد اسی وہاں دفنایا گیا تھا، اور وہ انگوٹھی میری اور اس کی منگنی کی انگوٹھی تھی جو میرے شوہر نے جس دن میں سیڑھیوں سے گری تھی اس دن میری انگلی سے نکال لی تھی۔ اور پھر ان کا کہنا تھا کہ جانے انجانے میں نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی اس کو بددعا دے دی تھی، جس کا مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری آنے والی اولاد پر اس بات کا برا اثر نہ پڑ جائے۔ تو میں اس کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگ رہا تھا، اور اب تو تم صرف میری بن چکی تھی، اس لیے اس کی دی ہوئی انگوٹھی میں نے اسے واپس کر دی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا کہ زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور جس دن پیدا ہوا ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی لکھ دی گئی ہوگی۔ تم خود کو کسی کا بھی قصوروار مت سمجھو اور اپنے دل سے احساس ندامت نکال دو۔ میں تمہارے مقدر میں تھی تو تمہیں کسی بھی صورت ملنی ہی تھی۔ اس بات پر وہ خوش ہو گیا تھا اور ہم نے اپنی باقی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا تھا۔